हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। सो बेसिकली पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आज काफ़ी टाइम बाद मेरा वीडियो आया है। सो अभी कुछ टाइम तक बस ऐसे ही थोड़ा सा डिले होता रहेगा, बट मैं उसके 1 मंथ बाद मैं कंटिन्यू वीडियोस लाऊंगी। सो आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो है बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 10 एंड 11, बिकॉज मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो सेक्शन 9 पे था। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो सेक्शन 10 है उसमें आपका क्या टॉपिक है। सेक्शन 10 जो कहता है वो है, पहला तो आपका सेक्शन 10 है आपका कंस्पिरेंसी, जिसको षड्यंत्र कहते हैं। एंड जो सेक्शन 11 है वो कहता है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं कब सुसंगत हो जाते हैं, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेविलेंट बिकम रेविलेंट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज कि जिसने भी मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल, वो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड अगर किसी को भी कोई भी क्विज वगैरह अटेंड करने हैं लॉ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, तो मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। एंड और भी जिसको भी मेरे वीडियो देखने हैं, उसमें प्लेलिस्ट का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहां से मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहला जो मेरा जो टॉपिक है वो है सेक्शन 10, जैसा कि भी मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, सेक्शन 10 क्या कहता है। हमने आपको आईपीसी में हमने पढ़ा होगा, अगर अगर आपने आईपीसी स्टार्ट करी होगी तो आपने पढ़ा होगा कंस्पिरेंसी, जो कि आपका सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 120 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, आईपीसी का जो सेक्शन है उसके 120 में आपको वो दी गई है, क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन दी गई है। षड्यंत्र क्या होता है, जैसे कि अगर हम बेसिकली किसी भी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो षड्यंत्र होता है जब भी कोई दो लोग मिलके किसी कोई जब कुछ ऐसा करने वाले होते हैं, किसी के अगेंस्ट कुछ गलत करने वाले, तो पहले तो हम किसी नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे, तब हम इसकी लॉ की लैंग्वेज में आएंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं, जब भी कोई किसी के लिए कुछ गलत करने वाला होता है, या फिर मतलब कि कुछ किसी के साथ कुछ ऐसा क्राइम करने वाला होता है, या कहीं कोई, तो दो लोग तीन लोग मिलके आपस में बात करते हैं ना कि चलो इसके साथ ऐसा करते हैं, तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वही षड्यंत्र होता है, जिसको हम इंग्लिश में कंस्पिरेसी बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करने हेतु करार करते हैं या सम्मिलित हो जाते हैं तो उसे षड्यंत्र करते हैं। When two or more person agree or join together to commit an offense, it is called a conspiracy. That's mean कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई भी क्राइम करने के लिए एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं, यानी कि अपनी सहमति बताते हैं, एग्री करते हैं, दोनों लोग एक दूसरे की बात पे या उस चीज में मिल जाते हैं, तो उसे ही षड्यंत्र बोलते हैं। ठीक है, षड्यंत्र ही वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ पे किसी अपराध को करने के लिए दो लोग की सहमति हो जाती है। करार का मतलब ही यही होता है जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है। उसके बाद आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10, जो है वो षड्यंत्र के मामले के साक्ष्य की गृहता के विषय में नियम बनाता है। यहाँ पे षड्यंत्र की डेफिनेशन नहीं दी गई है, यहाँ पे षड्यंत्र को बेसिकली समझाया गया है। डेफिनेशन तो आपकी आईपीसी में बताई गई है। ठीक है, जो षड्यंत्र आपका अपराध है, यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे षड्यंत्र को हम एविडेंस से किस तरीके से जोड़ेंगे, यानी कि जब एविडेंस में षड्यंत्र को यानी कि कंस्पिरेसी को आपको एक्सेप्ट किया जाता है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, सेक्शन 10 of the Indian Evidence Act makes rules as to the admissibility of evidence in a case of conspiracy। ठीक है, तो इस धारा के अधीन सह षड्यंत्रकारी के बयानों, कार्यों और लेखों के खिलाफ साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने का सिद्धांत अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ accepting as evidence against the statement, acts and accounts of the co-conspirator under this section is based on the principle of agencies। That's mean कि जो भी काम, जितने भी सह षड्यंत्रकारी होते हैं, यानी कि जितने लोग मिले होते हैं उस कॉन्फ्रेंसी में, तो उनके जो बयान होते हैं, उन्होंने जो काम किए होते हैं, या उनके खिलाफ जितने भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होते हैं, तो उनके खिलाफ जितने भी हमारे एविडेंस होते हैं उनको ग्रहण करना, यानी कि जब कोर्ट उनको एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पे किस तरीके से यह सिद्धांत जो है वहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली पूरा प्रिंसिपल है वो इसी चीज पर ही बेस्ड होता है
कि जो सेक्शन 10 है उसमें इसमें जो भी कंस्पिरेसी से रिलेटेड चीजें हैं वो एक्सेप्ट करी जाती हैं, यानी कि चीजें क्या जिसको हम बोलते हैं एविडेंस, यानी कि जिनको हम बोलते हैं साक्ष्य जो एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये तो हमारा सेक्शन 10 में हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि इसका जो फेमस केस लॉ है, ठीक है, इसका जो फेमस केस लॉ है वो है आर बनाम ब्लैक का सिद्धांत, यानी कि ये बहुत ही फेमस केस लॉ है। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या कहा गया है हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इस वाद के अंदर यह सिद्धांत बताया गया है कि एक पक्षकार द्वारा किए गए कार्य तभी साक्ष्य प्रभाव रखेंगे जब वे समान आशय को आगे बढ़ने के लिए किए गए हों। यानी कि पहले तुम इंग्लिश में देख लें, इन दिस सूट इट इज स्टार्टेड that the acts done by a party shall have the effect of evidence only if they are done in furtherance of common intention। That mean कि इस सिद्धांत में यानी कि इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि जब कोई भी पक्षकार द्वारा कोई भी काम किया जाता है, यानी कि किसी भी पार्टी द्वारा कोई काम किया जाता है, तो उसमें कोई भी एविडेंस है वो तभी इफेक्ट करेगा जब उसमें कॉमन इंटेंशन हो। ये नहीं कि मतलब कि जब आपने कह तो दिया वो कंस्पिरेसी है, लेकिन किसी का इंटेंशन कुछ है और किसी का इंटेंशन कुछ है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट आपका केस लॉ है जो कि इसके लिए डिपेंड, इसके प्रिंसिपल के लिए बहुत सही बैठता है। उसके बाद देखते हैं इसका जो दूसरा जो केस लॉ है, बहुत ही फेमस केस लॉ है, वो है मिर्जा अकबर बनाम एम्परर। ठीक है, अब हम इसके बाद हम समझें कि हमारा जो सेक्शन 11 है वो क्या कहता है। सेक्शन 11 का जो टॉपिक है वो है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेविलेंट बिकम रेविलेंट, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। सबसे पहले तो हम इस चीज का मतलब समझेंगे। ठीक है, तो देखें इस चीज का मतलब क्या होता है। इस चीज का मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई भी विवादक तथ्य होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हम वहां पे वो फैक्ट्स ढूंढते हैं जो उसको रेविलेंट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था, वो क्या करते हैं उसको रेविलेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं उससे पनिशमेंट देते हैं, जो कि क्रिमिनल होता है उसके अपराध को साबित करते हैं, उसके थ्रू उसके एविडेंस सारे इकट्ठा करते हैं, उसके अपराध को साबित करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो कि अपराध को साबित इस तरीके से करते हैं कि ये अपराध जो है वो उसके द्वारा नहीं हुआ है। मतलब कि जैसे किसी को अगर आप क्रिमिनल घोषित करते हैं, उसी तरीके से सेक्शन 11 जो है उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से आप किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकते। मतलब जैसे किसी को बचाना, अगर आप एज अ वकील किसी के डिफेंस में लड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप उसको बचाने के लिए उसके अगेंस्ट ऐसे प्रूफ लाओगे ना जो कि उस विवादक तत्व से किसी न किसी तरीके से मतलब रेविलेंट ना करते हो। ठीक है, लेकिन वो रेविलेंट करेंगे क्यों। अब जैसे किसी ने कोई अपराध किया और वो वहां पे उपस्थित ही नहीं था, है ना, लेकिन उसके ऊपर अपराध पे लेकिन उस पे एलिगेंस लग रहे हैं कि नहीं वो वहां पे था। ठीक है, तो वहां पे बात क्या आ जाएगी कि जो आप जब डिफेंस में उसके लड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, वो तो वहां पे था ही नहीं। तो ये उसको रेविलेंट तो कर रहा है, लेकिन वो क्या है, वो उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, वो वहां से आपने उसका क्या करा, बचाव कर लिया। ठीक है, तो इस जो टॉपिक का जो मतलब है वो यही कहता है। अभी हम आगे आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ और पूरी डेफिनेशन के साथ समझाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या कहता है कि अधिनियम की धारा 11 के अनुसार वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत है। यही चीज मैंने भी आपको बताई कि वे तथ्य यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट फैक्ट विच आर नॉट अदरवाइज रेविलेंट आर रेविलेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि वे वे फैक्ट जो रेविलेंट तो नहीं है लेकिन रेविलेंट है, मतलब कि जो किसी अपराधी को करें, जो किसी पर्सन को अपराधी घोषित नहीं करता जिसके ऊपर एलिगेंस लगे हुए हैं, तो वो तब भी रेविलेंट होंगे। क्यों, क्योंकि वो उसको बचा रहे हैं। हमेशा किसी के अगेंस्ट बताया कि अगर आप किसी को किसी तरीके से अपराधी घोषित करते हो तो अगर कोई अपराधी नहीं तो उसको बचाओगे कैसे, तो उसके डिफेंस में एविडेंस लाके ना। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या कहता है, इसका जो पहला रूल है वो ये बोलता है कि यदि वह किसी विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य से असंगत है, if they are inconsistent with any fact in issues or relevant fact।
ठीक है। इसका भी फिर वही मतलब हो गया जो अभी मैंने आपको बताया था कि फैक्ट इन इशू यानी कि जो विवादक तथ्य उससे किस तरीके से वो रेविलेंट तो हैं लेकिन वो उसको अपराधी घोषित नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है इसीलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। उसके बाद आता है सेकंड, यदि वह स्वयं या अन्य तत्वों के संबंध में किसी मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य के अस्तित्व या गैर अस्तित्व को अत्यधिक संभावित या संभव बनाते हैं। इफ बाय themselves or in connection with other facts they match the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable in improbable। ठीक है, देखिए इसका भी मतलब यही है कि जो किसी चीज के अस्तित्व को बताते हैं यानी कि किसी चीज के एग्जिस्टेंस को बताते हैं या किसी चीज को असंभव बना देते हैं। दैट्स मीन कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि कोई पर्सन ए है और उस पर एलिगेंस लगा कि उसने अपनी वाइफ बी को मारा। ठीक है, उसकी वाइफ बी ने उस पर एलिगेंस लगाया कि उसने उसको मारा, लेकिन जब वो वहां पे उस पोजीशन पे था ही नहीं और ये प्रूफ कैसे होता है कि उसके पास वहां की एक वीडियोग्राफी थी। ठीक है, कि वो वहां पे था ही नहीं, तो यहाँ से वो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उसकी जब वहां पे कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, ठीक है, तो ये यहाँ पे रेविलेंट कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इसके बचाव में बात आ गई ना। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हुआ, बच गया। अब हम चलते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। द क्वेश्चन इज वेदर A committed a crime at Calcutta on a certain day. The fact that on that day was at Lahore is relevant. The fact that near the time when the crime was committed was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it is relevant। प्रश्न ये है कि क्या कान ने किसी दिन कलकत्ता में अपराध किया। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर एलिगेशन लगे होंगे, किसी ने एलिगेशन लगाया कि कौन ने कलकत्ता में अपराध किया। या अब यहाँ पे फैक्ट क्या है कि वह दिन लाहौर में था। ठीक है, अब ये रेविलेंट है, अब ये बात साबित होगी कि वो तो लाहौर में था, उस पर कैसे एलिगेंस लग गया कि उसने कलकत्ता में अपराध किया। और यह तथ्य है कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग का उस स्थान से जहाँ के अपराध किया गया था इतनी दूरी पर था कि का द्वारा उस अपराध का किया जाना असंभव नहीं तो अत्यंत असंगत है। दैट्स मीन की देखिए अब उस पे एलिगेंस लगा कि वो कलकत्ता में है। ठीक है, उसने जो अपराध किया है वो कलकत्ता में किया है। अब लेकिन वो था तो उस दिन लाहौर में, तो वो इतनी दूरी पर था कि वो अपराध करके भागता भी तब भी तो वो कलकत्ता से लाहौर ना पहुंच पाता ना। तो ये बात तो कहीं ना कहीं रेविलेंट है, लेकिन इसको अपराधी घोषित करने में तो ये किसी तरीके से भी संगति नहीं गाती ना, कहीं से भी तो मतलब कि इसको कनेक्ट नहीं करती है ना, कहीं से भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये रेविलेंट तो है लेकिन ये पूरी तरीके से क्या है, असंगत है, यानी कि किसी भी चीज को असंभव बना देना। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई पर्सन जिस पे एलिगेशन लगा हुआ है कि उसने कलकत्ता में अपराध किया लेकिन वो उस दिन तो लाहौर में था, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका एविडेंस का सेक्शन 10-11, तो जो कि मैंने आज आपका कंप्लीट कर दिया। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी वीडियोस लेके आऊं, लेकिन अभी कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरा थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियो, तो जो कि बहुत जल्दी ही अभी मेरे वीडियोस कंटिन्यू आने लगेंगे। तो ऐसे ही आप लोग मुझसे कनेक्ट रहिएगा और मैं जल्दी से जल्दी रेगुलर वीडियोस लाऊंगी। और मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि जिसने भी अभी तक किसी को भी क्विज देना हो जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से मेरी वेबसाइट का लिंक के थ्रू आप कुछ दे सकते हैं, जिसमें मैंने नोट्स भी अपने नोट डाउन करे हुए हैं, कुछ कुछ चैप्टर के जैसे सीआरपीसी के और आपके आईपीसी के कुछ चैप्टर्स के मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं जो कि हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप इजीली वहां से देख सकते हैं और मेरी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।